से देखिए आप, लेट्स रिजॉल्व, लेट क्रिया जो होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है प्लस वेर इन्फिनेटिव आता है। लेट क्रिया के बाद वेर इन्फिनेटिव आता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेट क्रिया के बाद वेर इन्फिनेटिव आता है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, लेट का प्रयोग चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में, वो हमेशा वेर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग लेगा। लेट क्रिया का प्रयोग चाहे पैसिव में हो चाहे एक्टिव में हो, हमेशा वेर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ तक सही है। ये रिजॉल्व के लिए 2 आया, रिजॉल्व 2 प्लस V1, समाधान करना, रिजॉल्व समाधान करना, ब्रेक फ्री, फ्री एट नहीं होता है, फ्री फ्रॉम होते हैं, फ्री फ्रॉम होते हैं, फ्री फ्रॉम किसी चीज से मुक्त होना, किसी चीज से आजाद होना, फ्री फ्रॉम होते हैं। किसी चीज से मुक्त होना, किसी चीज से आजाद होना फ्री फ्रॉम कहलाता है। सबसे पहले आप लोग लाइक कर लें, जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, लाइव क्लास, जल्दी से फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए देखिए, लेट्स रिजॉल्व टू ब्रेक फ्री एट द प्रेजुडिस नहीं बल्कि फ्रॉम द प्रेजुडिस हो जाएगा, फ्रॉम द प्रेजुडिस हो जाएगा। लेट्स रिजॉल्व टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्रेजुडिस मतलब हुआ कि हम पक्षपातों से, जो पक्षपात है पूर्वाग्रह है, हम पक्षपातों से, पक्षपात से आजाद होने के लिए हम निपटारा कर सकते हैं, उससे हम निपटारा पा सकते हैं। आइए हम लोग पक्षपात से छुटकारा पाते हैं, आइए हम लोग पक्षपात से निपटारा होने के लिए रिजर्व करें, उसका कोई समाधान निकालें। वे वेल्ड अप इन आवर माइंड्स मतलब जो हमारे मन में पूरी तरह से बैठ गया है, जो हमारे मन में, जो पक्षपात हमारे मन में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, वैसे पक्षपातों से आइए हम लोग निपटारा करते हैं, आइए हम लोग इससे निपटारा करते हैं। तो वी लेट अस रिजॉल्व टू ब्रेक फ्री फ्रॉम आएगा, एट नहीं आएगा, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। कर आप फ्लाइंग एबव ओशियंस, कर आप फ्लाइंग उड़ना, कहाँ? ओशियंस के ऊपर उड़ना, ओशियंस के ऊपर उड़ना। ओशियंस मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? समुद्र, ओशियन बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर उड़ना, फ्लाइंग करना। अब देखिए, जब भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है, पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा होगा। प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, इसलिए पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है। अब जो फ्लाइंग आपको दिख रहा होगा, V4 दिख रहा होगा। दरअसल बात क्या होता है कि जिरंड हमारा V4 हमारा जिरंड का काम करता है, और जिरंड नाउन का प्रयोग होता है, नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिरंड हमारा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी सेंटेंस का वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जिरंड V4 नाउन की तरह प्रयोग होते हैं, तो इसका ये मतलब निकलेगा कि जिरंड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। यहाँ फ्लाइंग आपका सब्जेक्ट, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। तो फ्लाइंग एबव ओशियंस, तो ओशियंस के ऊपर, ओशियंस के ऊपर, एबव नहीं बोलेंगे, ओवर बोलेंगे, ओवर, ओवर का इस्तेमाल होगा, ओवर ओशियंस हो जाएगा। जो समुद्र है ऐसे इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर ऐसे फ्लाइंग करना, उड़ना, मतलब एक तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में शो करेगा, इस तरह से वर्टिकल ऊपर, तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ओवर ओशियंस हो जाएगा। ओशियंस के ऊपर उड़ना इज वन ऑफ द चैलेंजेज, मतलब कह रहा है कि चुनौतियों में से एक है, उसके ऊपर उड़ना चुनौतियों में से एक है। द न्यू ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी, जो भी होते हैं नए ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टेक्नोलॉजी की जो चुनौतियां हैं उनमें से एक है ओशियंस के ऊपर उड़ान भरना, चुनौतियों में से एक हो जाता है। तो आंसर आपका एक हो जाएगा। ओवर क्या स्थान, एभव क्या स्थान पर ओवर होगा? एभव जो होता है ना, एभव सी लेवल होता है, एभव सी लेवल आते रहता है, सी लेवल समुद्र स्तर से ऊपर, समुद्र स्तर से ऊपर, या भी बोलते हैं एभव द लाइन। यदि हम यहाँ संकेत करेंगे तो एभव द लाइन, इस लाइन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ बोलेंगे एभव द लाइन, यहाँ एभव द लाइन, ये ऊपर लाइन हो जाएगा, एभव द लाइन, यहाँ हम एभव द लाइन यूज करते हैं। एभव द लाइन, बिलो द लाइन, रैंक, एभव का यूज करते हैं, रैंक, स्तर, पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, लेवल, लाइन, ये सब की हम नीचे ऊपर में बात करेंगे तो एभव का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ वर्टिकल ऊपर होते हैं वहाँ ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे सर के ऊपर फैन है, यहाँ ओवर होगा। हमारे आँख पुतली के ऊपर, यहाँ
तिलवा के निशान है यहाँ आग के ऊपर, यहाँ तो ओवर आएगा, ये ओवर आएगा। तो फ्लाइंग एबव ने फ्लाइंग ओवर oceans is one of the challenges of the new air traffic control technology. She invited me. वह मुझे इनवाइट की। I would have gone to the meeting. मैं मीटिंग में गया। I have gone to the meeting. मैं मीटिंग में जाऊंगा, या मैं मीटिंग में गया। अब सेंटेंस देखिएगा, यह अनलेस एक नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव कंजक्शन है। अनलेस का साइनो इफ नॉट होता है। अनलेस का साइनो जो होता है इफ नॉट होता है, ये नेगेटिव कंजक्शन होता है। अनलेस का साइनो इफ नॉट होता है, नेगेटिव कंजक्शन है ना। अगला देखिए, इफ ऑल्दो जो होते हैं कंट्रास्ट पैदा करता है। यद्यपि, तथापि, कंट्रास्ट पैदा करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रास्ट पैदा करता है, ऑल्दो जो होता है कंट्रास्ट पैदा करता है। जैसे हम बता सकते हैं इसको, कंट्रास्ट क्या होता है। ऑल्दो ही इज वेरी रिच, हालांकि वो काफी अमीर है, फिर भी ही इज अनहैप्पी, फिर भी वह नाराज रहता है, फिर भी वह नाखुश रहता है, है ना। तो ये प्रोसेस आया कंट्रास्ट पैदा करने वाला। ऑल्दो ही इज वेरी रिच, हालांकि वह काफी अमीर है, फिर भी वह नाराज रहता है, ही इज अनहैप्पी। तो ये कंट्रास्ट होने का था कि वो काफी मोटी है और सबसे तेज दौड़ती है, तो ये कंट्रास्ट हुआ। वो सबसे अमीर, सबसे ज्यादा अमीर है, दरवाजे भीख मांगता है, ये कंट्रास्ट हुआ आपका। तो यहाँ ऑल्दो का यूज कंट्रास्ट में करते हैं। इफ कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है, कंडीशन बतलाता है, शर्त बतलाता है। शर्त क्या होता है कि यदि तुम मुझे मदद करोगे तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। यदि वह मुझे मदद करेगा तो मैं पास कर जाऊंगा, तो ये कंडीशन हुआ। इसका मतलब मदद नहीं करेगा तो फेल कर जाएगा। तो कंडीशन यही होते हैं, इफ कंडीशन शर्त होते हैं। अब आइए हैड क्या होता है ये समझिए। हैड जो होते हैं, हैव का V2 V3 फॉर्म होते हैं। हैव का V2 फॉर्म हैड होता है, V3 फॉर्म हैड होता है, V5 इसका हैविंग होता है, और V5 इसका V4 हैविंग, V5 हैज होता है, V5 हैज होता है। हैव, V2 हैड, V3 हैड, हैविंग हैज, है ना। अब इसमें हम समझेंगे क्या यूज करेंगे। आते हैं, देखिए अगला। अब इसमें और समझिए, अब नियम समझेंगे इफ का। समझ में आ गया। अब समझिए इसमें अनलेस का इस्तेमाल कहाँ होता है। अनलेस होता है जब तक नहीं तब तक के अर्थ में। इफ के बारे में समझिए। इफ क्या होता है, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी स्ट्रक्चर रखेंगे तो कन्फर्म दूसरे सेंटेंस में विल या शैल आएगा। विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे। विल या शैल प्लस V1 मतलब फ्यूचर एक्शन आएगा। दूसरा प्रोसेस आता है कि यदि इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो दूसरा सेंटेंस में विल का वुड होगा, शैल का शुड आएगा, शैल का शुड होगा प्लस V1 आएगा, शैल का शुड प्लस V1 आएगा। तीसरा स्ट्रक्चर इसका आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे वुड हैव, वुड हैव या शुड हैव, वुड हैव या शुड हैव प्लस V3, वुड हैव या शुड हैव प्लस V3 आएगा। अब यहाँ समझिए बात को, यहाँ समझ में आ गया फर्स्ट प्रोसेस कि इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस तो दूसरे सेंटेंस में शैल या विल प्लस V1 आएगा। दूसरा सेंटेंस आपको आएगा कि इफ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो दूसरा सेंटेंस में वुड या शुड प्लस V1 आएगा। तीसरा में क्या आएगा कि यदि इफ के बाद हैड प्लस V3 आएगा तो दूसरा में आपको वुड हैव या शुड हैव प्लस V3 आएगा। ऐसे सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस को हैड को बाहर निकालिए, हैड बाहर लिखिए, क्या दिख रहा नीचे। हैड को बाहर लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V3, इसी प्रोसेस को ध्यान दीजिए। हैड को बाहर लिखेंगे तो कन्फर्म है कि सब्जेक्ट से पहले आएगा, दिख रहा, सब्जेक्ट से पहले आएगा V3, तब कॉमा लगा के जैसे लिखा हुआ लिख देंगे वुड हैव, लाइन से ऊपर लिखे
चलिए इसको फिर से लिख देते हैं, इधर हम इधर लिख देते हैं। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा, इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, दूसरे सेंटेंस में वुड हैव या शुड हैव प्लस V3 आता है। ऐसे सेंटेंस को रीराइट एक और तरीके से किया जा सकता है। हैड को बाहर निकालिए, जब हैड को हम बाहर निकालेंगे तब V3 आएगा, यहां फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 या शुड हैव प्लस V3 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हैड जब हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, इसी सेंटेंस का रीराइट होता है, इसी सेंटेंस का रीराइट है। इफ के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, या फिर हम हैड को बाहर निकालेंगे। जब हम हैड को बाहर निकालेंगे तो कन्फर्म है कि सब्जेक्ट प्लस V3 इस रूप में आएगा। ये दोनों सेम सिमिलर वर्ड आएगा, लेकिन दूसरा सेंटेंस में आपको वुड हैव प्लस V3 आएगा, शुड हैव प्लस V3 आएगा, कुड हैव प्लस V3 आएगा। यहाँ देखिए वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3। इसका मतलब हुआ कि यदि दूसरा सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 आपको मिल जाए, वुड हैव प्लस V3 आ जाए, तब तो कन्फर्म है कि यहाँ हैड लगाना पड़ेगा, कन्फर्म हमें हैड लगाना पड़ेगा, अर्थात आंसर डी आएगा। हैड लगाने का मतलब ये हुआ मेरा कि सेंटेंस को यदि हम इफ से बनाना चाहते हैं तो बनेगा इफ से हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव गॉन टू द मीटिंग, ऐसे बनेगा। यानी यदि इफ से बनाना चाहते तो इफ के बाद हैड प्लस V3 आता, इसलिए कि दूसरा सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 लिखा हो। जब दूसरा सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 है तब तो कन्फर्म है कि इफ लगाना चाहते हैं तो हैड प्लस V3 आएगा, या फिर इसी हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, ये सेंटेंस सही है। या फिर इसी हैड को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे तो हैड, तो इफ हटा देंगे, सब्जेक्ट प्लस V3। शायद समझ में आ गया होगा, है ना? लिख लो। सी प्रेट, वह प्रार्थना की कि हर सिस्टर सेफली, उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके। वह प्रार्थना की ताकि उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि इनमें से कौन नहीं होगा, ये पहले आप डिसाइड करिए। तो कन्फर्म है कि मे आपका मॉडल वर्ब है, मे आपका मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, यानी ऑप्शन आपका डी हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास विकल्प 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है, ये 3 विकल्प है। तो हम कैसे कहें कि माइट होगा, कैसे कहें कि वुड होगा, कैसे कहें कि अराइव्ड होगा? तो इसकी कोई तरीका है, समझिए बात को, आप ध्यान दीजिएगा। डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, so that, in order that, lest, that, so that, in order that, ध्यान दीजिएगा। that, so that, in order that और lest, ये 4 ऐसे कंजक्शन है जो कंजक्शन ऑफ पर्पस बतलाता है, ये उद्देश्य बतलाने के लिए यूज करते हैं। कंजक्शन ऑफ पर्पस, ये 4 ऐसे कंजक्शन है जो उद्देश्य बतलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन ऑफ पर्पस, ये 4 ऐसे कंजक्शन होते हैं जो उद्देश्य बतलाने के लिए प्रयोग करते हैं। कंजक्शन ऑफ पर्पस, 4 ऐसे कंजक्शन डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट अथवा लेस्ट का प्रयोग हम उद्देश्य बतलाने के लिए करेंगे। मतलब कंजक्शन ऑफ पर्पस उद्देश्य बतलाने के लिए यूज होते हैं। अब प्रोसेस समझिए। अगला नियम क्या होता है? डैट, सो डैट, in order that अथवा लेस्ट, ये 3 कंजक्शन जो आपको दिख रहा, ये 3 कंजक्शन जो आपको दिख रहा, डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, ये तीनों कंजक्शन के बाद जब भी मॉडल वर्ब आएगा या तो मे आएगा या तो माइट आएगा, या मे आएगा या माइट आएगा। परंतु लेस्ट के बाद जब भी मॉडल वर्ब आएगा तो शुड आएगा। यही अंतर है दोनों तीनों में। डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट अथवा लेस्ट, ये 4 आपका कंजक्शन ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य बतलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है जिससे कि या ताकि, जिससे कि या ताकि, इसका अर्थ होता है। अब नियम कहता है कि डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट के बाद मे अथवा माइट का इस्तेमाल होता है। टेंस प्रेजेंट तब मे, टेंस पास्ट ऑटोमेटिक माइट हो जाएगा।
लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, लेस्ट के बाद शुड आता है, लेकिन लेस्ट एक नेगेटिव कंजक्शन उत्पन्न करता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि, लिख लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं मिटा दूं, छूट जाए। लेस्ट मैंने होते कहीं ऐसा ना हो जाए कि। क्लियर हो गया? अब थोड़ा डिटेल समझते हैं, अब इसका और डिटेल समझते हैं। तब तो पहले आंसर बना लेते हैं, उसके बाद डिटेल बताते हैं। आंसर होगा शी प्रेड, कह रहा है कि वह प्रार्थना की, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे शंकर भगवान, हे भगवान, हे भगवान। वह प्रार्थना की ताकि उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके। इसका मतलब प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है? कि उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके। राइट आंसर ए नंबर है। मैथ पढ़े होंगे ना, रीजनिंग, बस रीजनिंग है सारा इंग्लिश। से प्रेड, वह प्रार्थना की ताकि उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके। बहुत सारा कहेगा सर बी का होगा, अब बी कहाँ हुआ, अब बी कहाँ, बी तो खत्म हो गया। क्लियर हो गया? तो ये कंजक्शन ऑफ पर्पस होते हैं, और कंजक्शन ऑफ पर्पस जब उद्देश्य बताने वाला मात्र 4 कंजक्शन है, तो ऐसे कंजक्शन का रीराइट भी किया जाता है। ऐसे कंजक्शन को आप रीराइट भी कर सकते हैं। ऐसे कंजक्शन को आप बना सकते हैं टू, इन ऑर्डर टू, अथवा सो एज टू। ऐसे कंजक्शन को आप टू, इन ऑर्डर टू, अथवा सो एज टू से बना सकते हैं। ऐसे कंजक्शन को सो एज टू, इन ऑर्डर टू, अथवा टू से आप बना सकते हैं। ऐसे कंजक्शन को टू, इन ऑर्डर टू, अथवा सो एज टू से। जैसे इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं रीराइट, इसी सेंटेंस को बनाएंगे तो लिखा जाएगा सी प्रेड, डैट के स्थान पर टू लगाइए, या फिर इन ऑर्डर टू लगाइए, इन ऑर्डर टू लगाइए, या फिर सो एज टू लगा दो। एग्जामिनर ज्यादा सो एज टू से पूछता है, जो इच्छा रहे लगाने का, टू, इन ऑर्डर टू या सो एज टू, है ना। हर सिस्टर लिखा हुआ ना, नहीं, he prayed to, in order to, या so as to, गलती लिख दिया। ऐसे बनाना पड़ेगा फिर, in order to arrive, हाँ, to arrive her sister safely, ये बन जाएगा। कह रहा कि सी प्रेड, वह प्रार्थना की ताकि उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके, ताकि उनकी बहन सही सलामत पहुंच सके, है ना। इस तरह से आप टू, इन ऑर्डर टू, या फिर सो एज टू से आप बना सकते हैं। कंजक्शन ऑफ पर्पस को टू, इन ऑर्डर टू, या सो एज टू से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे, एट्रीब्यूट मतलब होते श्रेय देना। एट्रीब्यूट माने होता है योगदान देना। कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक विशेष गुण होना, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक विशेषता, विशेष गुण। एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक विशेष गुण। फ्रेज, अप्लाउड, कमांड प्रशंसा करना। कमांड मैंने तो होता है आदेश देना। फ्रेज, अप्लाउड, हालांकि कमांड भी होते हैं, प्रशंसा ही होते हैं। तारीफ करना या प्रशंसा करना कमांड कहलाता है। तारीफ करना या प्रशंसा करना कमांड कहलाता है। कमांड, कमांड कमेंड होना चाहिए, कमांड नहीं, कमेंड यहाँ होना चाहिए, तब प्रशंसा आएगा। कमांड तो होते एक प्रकार के, कमांड हैंडल करना, किसी चीज को अपने बस में लेना। यहाँ कमेंड होना चाहिए, तब आएगा प्रशंसा करना। कमेंड यहाँ लिखा हुआ है, कमेंड प्रशंसा करना, कमेंड। फ्रेज, अप्लाउड प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। फ्रेज, अप्लाउड, कमेंड प्रशंसा करना। जुडिशियस, जुडिशियस जो होते हैं न्याय संगत होते हैं। जुडिशियस जो होते हैं न्याय संगत होते हैं, न्याय उचित होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो सावधानी बरतते हैं। कॉजन्स होते हैं, सावधान, सजगता होते हैं। जो जुडिशियस होते हैं वो न्याय जो होता है, जुडिशियस क्या होते हैं कि न्याय होते हैं। जो न्याय होता है ना वो कॉजन समझते हैं, मतलब कि एक प्रकार के सावधानी होते हैं, सजगता होते हैं। जुडिशियस वही होते हैं न्याय, कॉजन सजग होते हैं। अगला, हास्टी माने होते हैं जल्दबाजी।
जल्दबाजी जो करता है मूर्खों का काम होता है जल्दबाजी करना। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, रेकलेस मतलब होते हैं लापरवाह, रेकलेस कहलाता है, रेकलेस लापरवाह। अनवाइज मतलब मूर्ख होता है, अनवाइज बुद्धिहीन बोल सकते हैं, विवेकहीन अनवाइज होगा। प्रेरित करना इंस्पायर होते हैं, प्रेरित करना इंस्पायर, जिसको हम इंस्पायर करते हैं, जिससे हम प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब उससे हम एनिमेट करते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसमें जान डालते हैं, एनिमेट होते हैं, एनिमेट ऊर्जावान बनाना, जिससे हम इंस्पायर करते हैं, इसका मतलब उसे हम प्रेरित करते हैं, कुछ काम करने के लिए उसे प्रेरणा देते हैं, इसका मतलब उसमें हम जान डालते हैं, उसमें ऊर्जा डालते हैं। देखते होंगे कि हनुमान जी जब समुद्र पार करने की बारी आता है तो हनुमान जी को खुद नहीं पता कि हमारे पास इतना ताकत है, तो जामवंत जी बताते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, जामवंत जी हनुमान से इतना बढ़ के ताकतवर दुनिया में कौन है। तो हनुमान जी को अपने आप में लगता नहीं हमारे पास ताकत है, जय श्री राम, फिर उड़ जाता है। तो इंस्पायर मतलब एनिमेट हुई होती है, जान डालना, ऊर्जा भरना। डिस्करेज मैंने होते हैं हतोत्साह करना, डिस्करेज होते हैं, हतोत्साह करना डिस्करेज होगा, हतोत्साह करना डिस्करेज, हतोत्साह करना डिस्करेज। डिमोरलाइज ये भी हो जाएगा हतोत्साह करना, डिमोरलाइज होते हैं हतोत्साह करना। डिसवेड, डिसवेड भी होते हैं डिस्करेज का साइन होते हैं, हतोत्साह होना, हतोत्साह होना, डिसवेड, डिस्करेज, डेमोरलाइज, सब हो जाएगा निराश होना, हताश होना। फिर से स्टार्ट करना रिज्यूम होते हैं, पुनः स्टार्ट करना रिज्यूम कहलाता है। इसका एंटो आएगा फिनिश आएगा, पूरा करना, फिनिश आएगा, पूरा करना फिनिश होगा, पूरा करना फिनिश कहलाएगा। रिज्यूम फिर से स्टार्ट करना, फिनिश इसका आएगा पूरा करना। बायोग्राफी दूसरों की आत्मकथा जो होते हैं बायोग्राफी होते हैं, आत्मकथा नहीं बल्कि दूसरों के बारे में जो जीवनी लिखते हैं, दूसरे की जीवनी, बायोग्राफी। समरी मैंने सारांश होते हैं। रिव्यू मैंने होते हैं पुनर्विचार, रिव्यू मैंने पुनर्विचार। मेडियोकेयर औसतन होते हैं, मॉडरेट इसका साइनो आएगा। मेडियोकेयर जो होते हैं वो औसतन होते हैं, औसतन, न ज़्यादा न कम, मॉडरेट इसका साइनो आएगा, मॉडरेट इसका साइनो आएगा। कॉमन मैंने सामान होते हैं, कॉमन मीन सामान। डिसेंट मैंने अच्छा, डिसेंट मैंने अच्छा। एक्सेप्शनल उसका एंटो आएगा, अपवादीय, एक्सेप्शनल, अपवादीय, एक्सेप्शनल, अपवादीय। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स जो होते हैं वो जटिलता होते हैं, जटिल होते हैं या रूढ़िवादी बोलते हैं, पैराडॉक्स बोलते हैं। रूढ़िवादी या जटिलता उसी को पैराडॉक्स बोलेंगे, रूढ़िवादी, पैराडॉक्स का लाएगा रूढ़िवादी। एंटो आएगा एविडेंस आएगा, साक्ष्य प्रमाण आएगा। एविडेंस जो साक्ष्य सबूत के आधार पर मानता है, एक हुआ जो परंपराओं के आधार पर चल रहा है कि दादा परदादा मानते थे ने कि ऐसे ऐसे होता था तो हम भी मान रहे हैं। एविडेंस होता है कि साक्ष्य के आधार पर मानना, एविडेंस होता है प्रमाण, साक्ष्य प्रमाण। हम लोग अभी के जनरेशन के किसी चीज को साक्ष्य को देखकर मानते हैं, आंख से देखकर पहचानते हैं, वो ये चीज है। पहले के लोग क्या था कि बस मान लेते थे, दादा परदादा किसी चीज को मानते हुए आ रहे हैं तो हम भी मानेंगे, तो होते पैराडॉक्स होते हैं। रूढ़िवादी एंटो आएगा एविडेंस आएगा, साक्ष्य प्रमाण। मिस्टेक मैंने गलती, एरर मैंने भूल, एरर भूल। एनोमली मैंने अनियमितता, अनियमितता, अनियमित, अनियमित, एनोमली, अनियमित, एनोमली। जीभ में कह रहा है कि तेल लगाना, टंग मैंने जीभ होता है, ऑयल मैंने होते हैं तेल, तो ऑयली टंग होते हैं। जीभ में तेल लगाना मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना, फ्लैट्री कहलाएगा, चापलूसी करना, फ्लैट्री। हैंड इन ग्लोव, दुनिया कर लो मुट्ठी में, यानी कह सकते हैं कि क्लोज एसोसिएशन, घनिष्ठ संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होना, घनिष्ठ संबंध होना। हैंड इन ग्लोव, इन क्लोज एसोसिएशन होते हैं, घनिष्ठ संबंध होना, दुनिया कर लो मुट्ठी में, घनिष्ठ संबंध होना उसी को बोलते हैं,
हैंड इन ग्लोव बोलते हैं, इन क्लोज एसोसिएशन। सेक्रेट माने गुप्त होते हैं, सेक्रेट माने गुप्त। अटेम्प्ट टू डिसीव, धोखा देने की प्रयास। फॉल्स प्रेज, झूठी तारीफ करना, झूठी तारीफ करना। रोलिंग स्टोन गेदर नो मोस, करा रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन मतलब हुआ लुढ़कता हुआ पत्थर, लुढ़कता हुआ पत्थर मतलब वैसा पत्थर जो लुढ़कते रहता है, वैसा पत्थर जो गतिशील होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा पत्थर जो गतिशील होता है। रोलिंग स्टोन, गतिशील पत्थर में कभी घास नहीं लगता है, कभी घास एकत्रित नहीं होते हैं। मान लिया जाए कि ये मान लो कि ये पत्थर है, इसी को देख लो, ये पत्थर है गोल। अब ये हमेशा ऐसे ऐसे लुढ़कते रहे, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ऐसे ऐसे होते रहेगा, क्या इस पर कहीं घास जम पाएगा? नहीं जम पाएगा, नहीं जम पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, नहीं कहते कि चलना ही जीवन है, रुकना ही मौत है। चलना ही जीवन। जैसे देखते हैं नदी का पानी स्वच्छ होता है, लेकिन तालाब का पानी इतनी गंदी क्यों होते हैं? तालाब का पानी आप देखे होंगे थी, नदी का पानी साफ होता है, लेकिन तालाब का पानी एकदम गंदा होता है। तो वही समझिए कि चलना ही जीवन, रुकना ही मौत है। तो यहाँ वही कह रहा है कि रोलिंग स्टोन मतलब लुढ़कता हुआ पत्थर। रोलिंग स्टोन जो है, लुढ़कता हुआ पत्थर पर घास नहीं जमते हैं, घास नहीं जमते हैं। इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, यानी राइट आंसर आपका सी होनी चाहिए। सी राइट आंसर आएगा। गेदर माने होते हैं एकत्रित होना, जमा होना। गेदर्ड नहीं आएगा, गेदर्ड इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ मेनी लगा हुआ, मेनी के बाद प्लुरल ना होना। ऐसे भी ये आपका एक ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। समान सत्य की घटनाओं को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं। समान घटनाओं को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। गैदरिंग मच नहीं आएगा, आंसर आपका सी आएगा। ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड। देखिएगा इसमें क्या आएगा, करा ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट, करा उसे इजाजत नहीं दिया गया। ही वॉज नॉट अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं दिया गया। ही वॉज नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं दिया गया। टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड, अपने बिछावन पर से उठने की उसे अनुमति नहीं दिया गया। नो मोर, समझिए बात को। सेंटेंस कैसा? नेगेटिव। सेंटेंस कैसा? नेगेटिव। जब सेंटेंस आपका नेगेटिव है तब तो कन्फर्म है कि नो, किसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करना एकदम गलत है। किसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव का इस्तेमाल करना गलत है। इसलिए हम यहाँ नो मोर के स्थान पर क्या लगाएंगे? नो के स्थान पर एनी लगाएंगे। एनी मोर होना चाहिए, यानी राइट आंसर भी होनी चाहिए, एनी मोर। एनी मोर का साइन होता है एनी फर्दर, एनी फर्दर, एनी फर्दर इसका साइन है। एनी मोर का साइन है एनी फर्दर, लेकिन गलती से यहाँ फार्दर लिख दिया। फर्दर रहता तो सी सही हो जाता। एनी मोर का साइन होता है एनी फर्दर, ज्यादा नहीं और अतिरिक्त नहीं। वुमेन, ए हेटर ऑफ वुमेन, नारी से घृणा करने वाला है, नारी से द्वेष करने वाला है, घृणा करने वाला है। मिसोगाइनिस्ट कहलाएगा। मिसो माने होता है घृणा, गाइन माने होते हैं नारी, तो मिसोगाइनिस्ट होते हैं। नारी जाति से घृणा करने वाला मिसोगाइनिस्ट कहलाता है। नारी जाति से घृणा करने वाला मिसोगाइनिस्ट कहलाता है। निहिलिस्ट, शून्यवादी, अराजकता होते हैं। अराजकता, शून्यवादी, जहां कोई शासन व्यवस्था नहीं है, निहिलिस्ट होता है, शून्यवादी। ज्यूरिस्ट, कानून विशेषज्ञ होते हैं। ज्यूरिस्ट जो होते हैं कानून विशेषज्ञ को ज्यूरिस्ट कहते हैं। कानून विशेषज्ञ ज्यूरिस्ट कहलाता है, कानून विशेषज्ञ। फेमिनिस्ट, नारीवादी, फेमिनिस्ट होते हैं नारीवादी, फेमिनिस्ट नारीवादी। अ पर्सन वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, करा वैसे पर्सन, वैसे व्यक्ति, वैसे पर्सन, वैसे व्यक्ति जो अपने देश के खिलाफ काम करता है। वैसे व्यक्ति, वैसे पर्सन जो अपने देश के खिलाफ काम करता है, उसी को कहते हैं ट्रेटर, देशद्रोही। देशद्रोही, ट्रेटर, देशद्रोही कहलाएगा। टेररिस्ट होते आतंकवाद, टेररिस्ट होते आतंकवाद। कैवेलरी, घुड़सवार फौज होते हैं, घुड़सवार फौज होते हैं कैवेलरी। ड्रगिस्ट, दवा, दवा नहीं होता, ड्रगिस्ट, दवा बेचने वाला, दवा से रिलेटेड होता है, ड्रगिस्ट होता। स्पेल्ट, रूटीन, RUTINE, रूटीन, ये नंबर आएगा। रूटीन,
ROUTIN रूटीन, आंसर एक आएगा। तालिका, परमानेंट, ढूंढिए, परमानेंट, परमानेंट हो गया, परमानेंट हो गया, चार आएगा, परमानेंट हो जाएगा, अस्थाई होगा। भागवत गीता, भागवत गीता ऑफ मैन एंड रिकॉग्नाइजेस द नेचर द नीड्स ऑफ मैन। समझिए बात को, लास्ट में कन्फर्म है कि एंड नहीं होगा, यानी पी ऑप्शन लास्ट नहीं जा सकता। अब आइए, भागवत गीता आदि सब्जेक्ट है, भागवत गीता सब्जेक्ट है तो कन्फर्म है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा स्टार्टर आर से नहीं होगा, हालांकि आर दिया भी नहीं। भागवत गीता आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए आपका, रिकॉग्नाइजेज होगा, और स्टार्टर आपका क्यू से होनी चाहिए। भागवत गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ, अर्थात ये भी नियम है कि द नेचर द नीड्स नहीं हो सकता, डबल ना होने के साथ क्यू के बाद आपका आर नहीं आ सकता है, क्यू के बाद आर नहीं आ सकता है, यानी राइट आंसर आपका एक ही होगा। द भागवत गीता रिकॉग्नाइजेज द नेचर ऑफ मैन, भागवत गीता जो व्यक्ति की नेचर को परख लेता है, जान जाता है, और द नीड्स ऑफ मैन, और लोगों की जरूरतों और मानव की नेचर को परख लेता है, जांच लेता है कि क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। वे मस्ट, ये तो सबसे आसान लग रहा है भाई कि मस्ट के साथ V1 चाहिए, मस्ट के बाद V1 चाहिए, तो V1 होने का ऑप्शन आपके पास केवल P ऑप्शन, तो P ऑप्शन स्टार्टर ना तो B है ना ही D है, P ऑप्शन केवल और केवल ऑप्शन ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, लेकिन ये भी तो कन्फर्म है कि लास्ट ऑप्शन ए नहीं आएगा, मतलब क्यू लास्ट नहीं होनी चाहिए। बचा कौन, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर होगा। लिखा द हड़प्पा, हड़प्पा समझते हैं ना, एंड इंडस वैली, मतलब जिसे कहते हैं कि इन इंडिया, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी, भारत में सिंधु घाटी और हड़प्पा की सभ्यता is believed to be then 4000 years old. The Rig Vedic period started at around 17 BC. 1700 BC. India was highly civilized and well by 500 BC. India golden period under Gupta Empire during 320 AD and 500 AD. The Delhi Sultanate ruled from 1000, मतलब कह सकते हैं 1206 to 1526. The Mughal period was 1526 to 1857. इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल पैसेज इतिहास का है, टोटल पैसेज हमारा इतिहास का है। हड़प्पा सभ्यता है, ऋग वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमारा पाषाण थी, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात कर रहा, संतलत काल के बारे में बात कर रहा, ये सारे पैसेज का रहा। इसका मतलब मिली जुली भगत है, पास्ट टेंस के बारे में कहीं कहीं है, कहीं कहीं प्रेजेंट टेंस के बारे में भी है, तो ये मिली जुली, लेकिन ये पूरा पैसेज आपका इतिहास का है, टोटल इतिहास का है। अब समझिए बात को। पहला, सबसे पहला देखिए, द ऑफ हड़प्पा एंड इंडस वैली इन इंडिया, करा भारत में हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत में हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सोसाइटी नहीं, कम्युनिटी नहीं, बल्कि सभ्यता, सिविलाइजेशन। हालांकि पैसेज में सिविलाइज्ड के बारे में चर्चा भी किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं सोसाइटी तो हमारा समाज होते हैं, कम्युनिटी समुदाय होता है, कॉलोनी तो होते हैं, हमारा जो कॉलोनी होते हैं, मोहल्ला जो होता है कॉलोनी कहलाता है, जहाँ छोटे छोटे लोग 10-15 घर मिलकर कॉलोनी बना लेता है। तो वही कह रहा है कि द सिविलाइजेशन और हड़प्पा एंड इंडस वैली इन इंडिया, भारत में हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, भारत में हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता इज बिलीव्ड टू बी। अब बोलिए अगला सेंटेंस में क्या आएगा, इसमें आइए, नेक्स्ट आइए, देखिए क्या अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, बीमारी चालू हो गया। बिलीव टू बी, यहाँ देखो दाइन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, दाइन लगा हुआ। जब दाइन का इस्तेमाल हो गया है तब तो कन्फर्म है कि मोर होना चाहिए, कन्फर्म है कि मोर होगा। देखो
कह रहा है कि द सिविलाइजेशन ऑन हड़प्पा इन इंडस वैली इन इंडिया इज बिलीव टू बी मोर देन 4000 ईयर्स ओल्ड। कह रहा 4000 वर्ष से ज्यादा, 4000 वर्ष पुराना, उससे ज्यादा पुराना इन पर यकीन किया जाता है, इन पर बिलीव करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं कि अच्छा सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो लगभग 4000 वर्ष पुराना है, इस पर बिलीव करते हैं हम लोग। यानी मोर देन हो जाएगा, अराउंड मैंने लगभग होता है, समवेयर जहां कहीं क्लियरर नहीं होगा बल्कि मोर देन आएगा। ठीक है, आइए अगला लिखा हुआ था ऋग्वेदिक, देखो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे कर देते हैं। देखिए अब क्या लिखा हुआ, यहाँ तो मोर देन समझ में आ गया, यहाँ मोर देन आपको समझ में आ गया। अब कह रहा कि द ऋग्वेदिक पीरियड, यहाँ देखिएगा कह रहा कि द ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेद की सभ्यता, ऋग्वेद काल स्टार्टेड एट अराउंड 17 बीसी। कह रहा ऋग्वेद जो काल था, ऋग्वेद था लगभग 1700 बिफोर, मतलब 1700 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। ऋग्वेदिक काल जो था लगभग 1700 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था, ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ था। इंडिया वाज हाईली सिविलाइज्ड, भारत उस समय काफी सभ्य थे, काफी सभ्य भारत थे। इंडिया वाज हाईली सिविलाइज्ड, भारत काफी सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे। एंड वेल बाय 500 बीसी, और 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिंधु, ये जो कह रहा है ऋग्वेदिक काल हमारा 1700 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उस समय की बात कर रहा है कि भारत वाज हाईली सिविलाइज्ड, काफी सभ्य थे, इसका मतलब सिविलाइज्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उस समय भारत काफी सभ्य थे और काफी ज्यादा 500 बीसी तक, 500 ईसा पूर्व तक भारत विकसित थे। भारत क्या थे? विकसित थे। भारत क्या थे? विकसित थे। भारत क्या थे? तो विकसित बोले थे, डेवलप्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेवलप्ड बोलेंगे। भारत क्या थे? डेवलप्ड थे। वेल डेवलप्ड बाय 5000, यहाँ डेवलपिंग नहीं आएगा, डेवलप्ड थे। 500 ईसा पूर्व तक भारत विकसित थे, एकदम विकसित थे। डेवलपिंग नहीं आएगा तो विकासशील अभी है भारत। डेकोरेट मैंने सजाना, डेकोरेट घर में लाते हैं, डेकोरेशन सजावट, डेकोरेटिंग ये सब नहीं आएगा, सजावट नहीं आएगा। तो यहाँ बोलेंगे डेवलप्ड था, 500 ईस्वी तक भारत विकसित थे। आगे आइए, नेक्स्ट आइए, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से देखिए क्या कहेगा इस सेंटेंस, इसमें आइए, इसमें आते हैं क्या इसमें कहेगा, ये देखिए। अब कह रहा इंडिया, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा इंडिया गोल्डन पीरियड अंडर गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग 320 एडी एंड 500 एडी। कह रहा भारत, यहां तक समझ में आ गया ना पूरा, कि ये जो लिखा हुआ था कि ऋग्वेदिक जो काल है, ऋग्वेदिक पीरियड है, लगभग 1700 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ था। उस समय भारत काफी ज्यादा सभ्य और बहुत ज्यादा 500 ईसा पूर्व तक भारत बहुत ज्यादा सभ्य थे और विकसित थे। ये समझ में आ गया आपको। अब कह रहा है कि इंडिया गोल्डन पीरियड, भारत जो था गोल्डन स्वर्ण युग कहा जाता, गोल्डन पीरियड कहा जाता था। भारत को गोल्डन पीरियड का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसके तहत? गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग, गुप्त साम्राज्य जब था, जब भारत में गुप्त साम्राज्य थे, उस समय भारत को स्वर्ण काल कहा जाता, स्वर्ण युग कहा जाता था। 24 नंबर देखिए, इसका मतलब हुआ कि इंडिया गोल्डन पीरियड अंडर गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग 320 एडी एंड 500 एडी, 320 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी, इसके दरमियान गुप्त साम्राज्य के तहत भारत गोल्डन, क्या बोल सकता है, स्वर्ण युग का साक्ष्य मिला, स्वर्ण युग का साक्ष्य मिला, साबित हुआ है, स्वर्ण युग का साक्ष्य मिला है। भारत जो है स्वर्ण युग का साक्ष्य दिया है, प्रमाण दिया है। भारत स्वर्ण युग का प्रमाण दिया है। किस साम्राज्य के तहत? गुप्त साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग का प्रमाण दिया है। 320 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक जो गुप्त साम्राज्य था, वो स्वर्ण युग का साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया कि मैं सोने का चिड़िया हूं। सीन मैंने दिखाया ना है, कॉन्फेस मैंने अपनी गलती स्वीकारना, कॉन्फेस होते हैं, अपनी गलती स्वीकारना कॉन्फेस होते हैं। ऑपरेट मैंने होते हैं, किसी मशीन को संचालित करना ऑपरेट होते हैं। यहाँ ऑपरेट नहीं आएगा, कॉन्फेस नहीं आएगा, सीन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ आंसर ये होगा। यहाँ कह रहा है कि भारत जो है स्वर्ण युग का साक्ष्य दिया है, प्रमाण दिया है कि मैं सोने का चिड़िया था, मैं सोने का चिड़िया हूं, ये मैं साक्ष्य दिया, भारत साक्ष्य दिया गुप्त साम्राज्य के समय। आइए अगला,
करा द दिल्ली सल्तनत, नेक्स्ट आइए लास्ट, करा द दिल्ली सल्तनत, अगला लास्ट देखिए, अब कह रहा है नेक्स्ट, द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो है रूल्ड फ्रॉम, करा दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक शासन किया। द मुगल पीरियड वाज, मुगल पीरियड वाज, मुगल काल 1526 से लेकर 1857, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य में गुप्त साम्राज्य हमारे नालंदा खंडहर जो अभी है ये गुप्त साम्राज्य कुमार गुप्त का देन है। ये नालंदा खंडहर जो आप देख रहे हैं ये कुमार गुप्त ने बनवाया। ऐसी दरमियान चाइनीज जी तीर्थयात्री हेंगसांग आए थे, अब बख्तियार खिलजी इसको जला दिया, 1100 ईस्वी के आसपास लगता है, बख्तियार खिलजी जला के भाग गया। तो ये जो कह रहा है ना कि द दिल्ली सल्तनत रूल्ड फ्रॉम इतना से इतना, तब फ्रॉम के बाद टू आता है, देखो फ्रॉम के बाद टू आता है, दिख रहा है ना, फ्रॉम के बाद देखिए टू आता है, देखिए यहां जो लिखा हुआ फ्रॉम के बाद टू, 1206 से लेकर कहां तक 1526, ठीक उसी प्रकार से अगर द मुगल पीरियड वाज, तो यहां भी तो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम इतना से इतना, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम आएगा, यहां आप देखिए स्पष्ट रूप से फ्रॉम टू, यहां टू लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां फ्रॉम आएगा, फोर नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा, टू आवर्स नहीं आएगा, ऐसे ही फ्रॉम के बाद टू आता है, फ्रॉम के बाद टू आता है, टू का इस्तेमाल करेंगे।